Hello everyone, welcome on Udgam classes. I am Nidhi and I welcome everybody. So this is the video about the class 9th biology subject. इसमें आपको हर तरीके के टॉपिक मिलेंगे जो भी आपके क्लास 9th के बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं मैंने इसमें कवर किए हैं. आई होप आपको ये पसंद आएगा और इससे आप ज़रूर कुछ सीख के जाएंगे. तो नेक्स्ट देखिए, चैप्टर नंबर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में सीखेंगे कि सेल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. आई होप सेल के बारे में आपको इतना पता है कि द सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी की जो बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, उसको सेल कहते हैं. और ये आपका सेल का पर्टिकुलर एक डायग्राम है. इस सेल में आपको कुछ जो ऑर्गेनेल्स नजर आ रहे हैं ये तरह तरह के, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. ये सभी ऑर्गेनेल्स हैं. जैसे हमारी बॉडी और हमारी बॉडी में ऑर्गन्स, ऐसे ही ये सेल और सेल में ये ऑर्गेनल्स ये प्रेजेंट होते हैं. इनके पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं और इन फंक्शन को कैसे क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सेल को जैसा मैंने बताया कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसकी जो डिस्कवरी हुई थी ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको किया था. The cell is independent, perform all necessary function to sustain life. लाइफ को संभालने में, लाइफ को कंटिन्यू करने में सेल का बहुत बड़ा रोल होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है. इसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है. ये इंडिपेंडेंटली वर्क सारे करता है सेल. तो हैज द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइनी सेल्स हैं. आई होप आपको ये बात पता है. हमारी बॉडी बहुत सारे टाइनी सेल्स से बनी हुई है. इवन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे इन टाइनी सेल्स से बनी हुई है. ठीक है. उसके बाद यहाँ लिखा है इनसाइड द सेल देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल्स के अंदर. परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, सबका काम अलग अलग होता है, एक्टिविटीज अलग अलग करते हैं. द सेल अलाइव एंड फंक्शनल, दीज पार्ट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स. इन सभी को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था. फिलहाल ये जो टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है ये है टाइप्स ऑफ सेल. सेल आप इसको राउंड ही ना समझे, सेल की अलग अलग शेप होती है, डिपेंड करता है उसका फंक्शन क्या है. सेल का जो शेप है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है. आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा. आप वीडियो की स्पीड स्लो और फास्ट दोनों करके इसको देख सकते हैं. तो सेल का जो टाइप्स है मैंने बताया वो फंक्शन पे डिपेंड करता है. सेल नर्व सेल होते हैं, कुछ बोन सेल्स होते हैं, सम ऑफ आर ओवम और स्पर्म सेल्स, और कुछ ये आपके ग्लैंड सेल, फिर आपका ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, सबके अपने अपने फंक्शन है. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको. फिर ये आपके मसल सेल्स हो गए, है ना. तो ये तरह तरह के सेल है, अपने फंक्शन के हिसाब से इनका शेप भी उस हिसाब से है. नेक्स्ट है ये जो माइक्रोस्कोप है, आप इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. फिर एक साइंटिस्ट थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, या लिविंग कह सकते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया. ठीक है. और इन्होंने प्रोटोजोआ को भी देखा. और इन्होंने जब देखा तो इसको माइक्रोस्कोप में इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया. अ सिंगल क्वालिटी लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ. तो उनका जो माइक्रोस्कोप था उसमें अ सिंगल हाई क्वालिटी लेंस, उसमें हाई क्वालिटी लेंस लगा हुआ था जिससे उन्होंने उसको देखा. नेक्स्ट है जे.ई. पर्किंजे 1839 में पहली बार इन्होंने बताया कि एक टर्म होता है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सपोज ये एक सेल है,
इसमें चारों तरफ जो भी लिक्विड भरा हुआ होता है और उसको हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, उसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा। हालांकि इसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, पर लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेल थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है, जो किसने दी, क्या दी, उसके बारे में 1838 में बॉटनिस्ट श्लैडन एंड जूलॉजिस्ट शेजवान स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करते समय इन्हें टिश्यूज और उन्होंने कुछ प्लांट्स में, श्लैडन ने प्लांट्स में स्टडी किया और इन्होंने सेल थ्योरी को सजेस्ट किया। यहाँ पर 1830 ना होके 1838 होगा, और जूलॉजिस्ट इन्होंने ये 1838 और 1839 ये ईयर आपकी यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यूनिफाइड सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग सेल्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक या उससे ज्यादा कई सेल्स से बनी हुई होती है। दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और थर्ड पॉइंट आया कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। जो नया सेल है वो हमेशा किससे आया होगा, वो जरूर प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया होगा। नेक्स्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चाउ। इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बताया, एक स्टेटमेंट दिया, वही सेम स्टेटमेंट है जैसा कि शेजवान और श्लेडन की थ्योरी में था। तो Rudolf Virchow is credited with the several key discoveries. His most widely known scientific contribution in the cell theory, which built on the work of Theodore Shejwan, Virchow's cellular theory was encapsulated in the epigram. तो उन्होंने इस तरीके से दिया, ये ओमनी सेलुला ई सेलुला, इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट आया, जिसका मतलब है ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी में तो एग्जिस्टिंग था, लेकिन जैसे ही वर्चाउ का स्टेटमेंट आया उसका मतलब था प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये बने होते हैं सारे सेल, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1855 में इसको पब्लिश कर दिया गया। नेक्स्ट है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कुछ इस तरीके के सेल या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक कुछ इस तरीके की सेल से बने होते हैं जिनके अंदर जो डीएनए है वो नेक्ड पड़ा हुआ होता है, नो कवरिंग, कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, नो कवरिंग। इसके चारों तरफ कवरिंग होनी चाहिए डीएनए की, पर इसमें प्रोकैरियोटिक्स में वो मिसिंग है। जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो अगर ये डीएनए है तो इसमें चारों तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको मिलेगी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, जिससे ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इन दोनों का यही कहलाता है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर जो मोस्ट प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, सिंगल सेल से बने होते हैं। और यूकैरियोटिक जो होते हैं ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। The nucleus is poorly defined due to the absence of nuclear membrane. तो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है इसमें, और यहाँ यूकैरियोटिक्स में बाकायदा आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट और न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। ये क्या चीज़ है हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जैसे आपका ये मान लो ये सेल है और सेल में ये न्यूक्लियस है, तो यहीं पर ही आपका एक पड़ा हुआ होता है एक ऑर्गेनल, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक है। लोकेशन पता होनी चाहिए। सेल ऑर्गेनल सच एज प्लास्टिक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट। ये सब कुछ एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सिंपल होते हैं, इनमें ऑर्गेनल्स ना के बराबर होते हैं, पर अगर बात करें यूकैरियोटिक्स की, इसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल अगर प्रोकैरियोटिक का आपसे पूछता है कोई, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोकैरियोटिक सेल्स।
फंगाई, प्लांट, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है। आई होप ये आपको सब समझ में आ रहा है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये आपको जो दिख रहा है ये आपका डीएनए है या फिर जेनेटिक मटेरियल आप जिसे बोलते हैं। इसके चारों तरफ आपको कोई भी मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही है, एब्सेंट है। तो इसलिए हम ये मेजर डिफरेंस मानते हैं। इसमें सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी, कैप्सूल देखने को मिलेगा। ये एक तरीके का फ्लैजिलम हेयर जैसा स्ट्रक्चर है जिससे लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स में आपको कई चीजें मिल जाएगी, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन से हैं देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवरिंग देती हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए। अंदर इसमें आपको दिख रहा है न्यूक्लियोलस, आपको यहाँ पर दिख रहा है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जस्ट लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये आपको क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए। अब जब आप प्लांट पढ़ोगे तो प्लांट में तो आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। चलिए एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट ओके। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के सेल्स अलग होते हैं और इनमें डिफरेंस भी देखा जाता है। तो इनका जो शेप होता है, डू नॉट हैव फिक्स शेप, कोई भी फिक्स शेप आपको देखने को नहीं मिलेगा एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में आपको फिक्स शेप देखने को मिलता है। डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है जो एनिमल सेल को जरूरत नहीं होती है। वो ज्यादा प्लांट सेल को ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट से का सामना करना पड़ता है, तो उनकी सेल भी बहुत ज्यादा एक तरीके से हार्ड कवरिंग चाहिए होती है, वो सेल वॉल की होती है। हैव सेल वॉल। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट हैव वैक्यूल, वैक्यूल नहीं होते हैं, और जबकि प्लांट में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। इसको आगे और देखेंगे क्या वैक्यूल है। फिलहाल देखिए डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्लाइकोजन फूड स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है और यहाँ पर ये स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है और आप इसको नोट करिए। आगे हम विद द डायग्राम इसको और समझेंगे डिटेल। चलिए ये आ गया हमारा एनिमल सेल और ये रहा प्लांट सेल। अब इसमें जो मैं बात कर रही थी कि ये सेल वॉल आप देख सकते हैं प्लांट सेल में ही मिलेगी, आप इसमें देखेंगे तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। फिर आपको दिख रहा होगा इसमें कि आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे जो कि आपका एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। और बाकी के ऑर्गेनल्स सभी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म जेली जैसा लिक्विड सारे में भरा हुआ होता है प्लांट में, और इसमें भी मिलेगा आपको एनिमल सेल में। फिर गोल्गी एपरेटस ये यहाँ भी है, गोल्गी एपरेटस यहाँ भी है, इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप इसमें न्यूक्लियर पोर जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर, यहाँ से डीएनए बाहर आता है, ये न्यूक्लियर पोर। फिर ये न्यूक्लियस देखिए, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो लिक्विड, जो जेली जैसा लिक्विड भरा हुआ होगा न्यूक्लियस के अंदर, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। फिर न्यूक्लियर एनवलप है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस से जस्ट लगा हुआ ये सिलेंड्रिकल बॉडीज जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये सभी स्ट्रक्चर
बने हुए। आई होप आप ड्रॉ करिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। फिर देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अभी जो भी आपने स्ट्रक्चर देखा उसी से रिलेटेड है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये आपको प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलेगी। प्लांट एंड एनिमल दोनों में आपको प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेपरेट करती है सेल की जो भी कंटेंट है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से मिक्स नहीं होने देती है ऐसे। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। मान लो ये पूरा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। बाहर जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये सेपरेट रहता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट है आपका इट इज लिविंग पार्ट ऑफ सेल। सेल की लिविंग पार्ट है, प्रेजेंट ऑफ द प्लांट में, एनिमल में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी में होता है। और ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसका काम है कि कुछ सिलेक्टिव चीजें ही अंदर जा सकती हैं, इसलिए इसका नाम भी सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। इट अलाउ लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट। अंदर और बाहर चीजों का जो ट्रांसफर होता है वो सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव चीजें ही अंदर और बाहर जा सकती हैं। फिर डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? Substance like CO2, O2 gases can move across the cell membrane by the process is called diffusion. सेल के अंदर चीजों का जाना और बाहर आना ये किसके द्वारा होगा? ये डिफ्यूजन के द्वारा होगा। क्या जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसे गैसेस जो है ना वो अंदर जा सकती हैं, बाहर आ सकती हैं। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के थ्रू। तो डिफ्यूजन में ये देखिए आप हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन में। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट फिर फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका पार्ट 2 आपको जल्दी ही चैनल पे अपलोड करूंगी मैं। आई होप आपको ये पसंद आ रहा है। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करिए, और आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर मुझसे ईमेल एड्रेस में शेयर करूंगी, और आपको कमेंट उसमें पूछ सकते हैं आप। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।